Hydrodynamics. Hydrodynamics is the study of fluids in motion is hydrodynamics. हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स था. हाइड्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट. बेटा यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे जब डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है. सो वी टॉक अबाउट ए टर्म कॉल्ड एज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या होता है? हम ये बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं. वेरी कॉमन एक हैपनिंग है, वेरी कॉमन फिनोमेना. कोई लिक्विड बड़े इजीली फ्लो करता है और कोई लिक्विड जैसे हनी है, हनी इजीली फ्लो नहीं करता. तो हम ये बोलते हैं हनी इज मोर विस्कस देन वाटर. ठीक है. इफ वी पुट सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी ऑन द टेबल, वो तो फ्लो करेगा बट बड़ी स्लो फ्लो करता है. पानी की कुछ ड्रॉप्स होंगी तो वो फास्ट. वो विस्कोसिटी है बेसिकली. ऐसे समझो. सपोज हमारे पास ये कोई कंटेनर है. अभी मैं हाइड्रोस्टैटिक्स की बात नहीं करूंगा. हाल दो कंटेनर में जो पानी है वो तो रेस्ट पे है. ठीक है. सपोज दिस इज फिल्ड विद वाटर, पूरा भरा हुआ है अप टू द टॉप. हम बोलेंगे ये हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड है. बट सपोज हमने स्टिरिंग करी, इसको पानी को किसी स्टिक के साथ यहां से उसको घुमाने लगे एंड उसको डिस्टर्ब कर दिया डिफरेंट लेयर्स को. ठीक है. सपोज गोल गोल ही घुमाने लगे हम, तो क्या होता है, जो लेयर्स यहाँ वॉल के साथ कांटेक्ट में है वो स्लो मूव कर रही हैं और जो सेंटर वाली लेयर होगी वो फास्ट होगी. आप घुमाना शुरू कर दो, देखो सेंटर पे स्पीड ज्यादा एंड साइड पे स्पीड कम है. तो वो विस्कोसिटी के कारण है. क्या होता है विस्कोसिटी? लिक्विड फ्रिक्शन बोल सकते हैं बेटा. लिक्विड फ्रिक्शन बोल सकते हैं हम विस्कोसिटी को. एक अपोजिंग फोर्स है. विस्कोसिटी इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into action when a liquid layer moves on other layer. जब एक लिक्विड लेयर किसी दूसरे लेयर के ऊपर मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तो एक अपोजिंग फोर्स जो है उसका रोल आ जाता है. एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है. उस अपोजिंग फोर्स को विस्कोसिटी बोलते हैं. उस अपोजिंग फोर्स को लिक्विड फ्रिक्शन बोलते हैं. एंड हियर वी स्टडी अबाउट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सपोज एक लेयर है. अगर हम बेटा फ्लो की बात करें, किसी रिवर में वाटर का सपोज फ्लो हो रहा है, तो जब रिवर वाटर का फ्लो हो रहा है, जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड नीचे जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी. नीचे वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी और कम होगी. उससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी और कम. और जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी तो वेलोसिटी मिनिमम होगी. ठीक है. सो व्हेन ए लिक्विड इज फ्लोइंग, the top layer of the liquid moves with maximum velocity.
and the velocity goes on decreasing with increase in depth. टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम, देन वेलोसिटी लेस, और कम और कम और कम, और बॉटम लेयर जो है वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी होती है। हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी रिवर में। अगर रिवर के टॉप सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट जो सिंक नहीं करे, वो ऐसे फ्लो करके जाएगा। बट अगर हम ध्यान से देखें नीचे रिवर बेड पे छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स होंगे वही घूम रहे हैं, वो आगे फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो टॉप लेयर की वेलोसिटी ज्यादा एंड बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी मिनिमम होती है। दैट मींस विद इंक्रीज इन डेप्थ वेलोसिटी गोज ऑन। हमने एक चीज और पढ़ी है, लेटर ऑन हम दोनों को रिलेट भी करेंगे। विद इंक्रीज इन डेप्थ जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अभी ये एक चीज और ऐड कर लो इसमें कि ऊपर से नीचे आएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसको हम बाद में एक प्रिंसिपल के फॉर्म में पढ़ेंगे जिसको बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं, कि प्रेशर जब बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। अगर कोई दो लेयर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, मान लो कि ये एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी है v प्लस dv, इसके नीचे एक और लेयर है उसकी वेलोसिटी स्लाइटली लेस है, इट इज ओनली v। तो इस लेयर से इस लेयर तक आने में वेलोसिटी में कितनी चेंज आई? dv चेंज कितनी आई? पहले v प्लस dv थी, अभी v है। मान लो बेटा ये डिस्टेंस है dx, तो चेंज इन वेलोसिटी देखना, चेंज इन वेलोसिटी इज dv। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? dx ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी जो है वो v प्लस dv से v हो गई। इन दोनों के बीच में सपोज करते हैं हम कि जो कांटेक्ट एरिया है वो है a। यहां से यहां वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब एक फोर्स एक्ट कर रही होगी। इस फोर्स को बोलते हैं विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। और बेटा ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक लेयर ये दूसरी लेयर, इनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। सो वी हैव कि F is proportional to a dv divided by dx। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो क्या पुट करेंगे? कोई कांस्टेंट पुट करेंगे। बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के वी कैन राइट इट एज ईटा a इंटू dv बाय dx। इस एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल है ईटा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो है ही है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के ये लगाया है। बट इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो दूसरी टर्म आपको दिख रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, dv बाई dx। बेटा अगर कभी भी dv बाई dt होता, t मतलब टाइम, तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये है dv बाई dx, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या मतलब होता है बेटा ग्रेडियंट वर्ड का? ग्रेडियंट मींस चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस।
चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन पे लगाए तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? दैट द वेलोसिटी is opposite to the viscous force। फोर्स के अपोजिट है वेलोसिटी। बेटा इस एक्सप्रेशन से हम पहले ईटा का ऐसे यूनिट देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इस नेगेटिव को छोड़ें, क्योंकि यूनिट फाइंड करने के लिए तो नेगेटिव का कोई रोल नहीं होगा, वी कैन राइट इट इज ईटा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ईटा न्यूमेरिकली मतलब मैं यहां पर साइन छोड़ रहा हूं साइड पे। तो ईटा का ऐसा यूनिट बनेगा। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया है बेटा मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, सो पास्कल इनटू सेकेंड। क्या ऐसा यूनिट बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? पास्कल इनटू सेकेंड। इस यूनिट को डेकापोइस बोलते हैं। दिस यूनिट इज कॉल्ड एज डेकापोइस। तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा ईटा का? पास्कल सेकेंड और डेकापोइस। और इसी का सीजीएस यूनिट विल बी पोइस। जैसे देखो ये पास्कल सेकेंड क्या था? बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको बोलेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो पास्कल बोल लिया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे लिखा, और पर सेकेंड वाला जो डिनोमिनेटर में था इट गोज अप, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है। ठीक है, तो 1 पॉइज कितना हुआ? देयरफॉर 1 poise is equal to 1 dyne per centimeter square into second। ऐसा यूनिट इज poise, सॉरी डेकापोइस। सीजीएस यूनिट इज poise। देखो जो 1 डेकापोइस है, we can write it as 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्योंकि पास्कल सेकेंड है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर। 1 न्यूटन होता है 10 रेज पर 5 डाइन,
मीटर स्क्वायर होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सो 1 डेकापॉइस कितना बन जाएगा फिर? देखो 10⁵ 10⁴ हुआ 10। डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पॉइस। सो 1 डेकापॉइस इक्वल टू 10 पॉइस। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो इसका। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? हाँ, इधर ही है, डोंट वरी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, यहीं से निकालो ना, यूनिट से ही निकल जाएगा डायमेंशन। न्यूटन आ गया फोर्स m1 L1 T-1 -2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मतलब L2 इंटू सेकेंड मतलब T1। ठीक है ना? न्यूटन है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का डायमेंशन लिखा m1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर एरिया है, तो यहाँ L2, सेकेंड यहाँ T1। सो क्या बन गया? L-1 बेटा इसी विस्कस फोर्स को हम एक और स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है तो फाइनली ये लिख लेता हूं, F इक्वल टू -A इंटू dV/dx। ईटा भी है, सॉरी। F इक्वल टू -ηA इंटू dV/dx। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हमारे पास इसी विस्कोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक और स्टेटमेंट है, इसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। सपोज ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस r है और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v। व्हेन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ वेलोसिटी v moves down in a liquid, then different
लेयर्स ऑफ द लिक्विड। देखो जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, मतलब मोशन में आ जाएंगी वो लेयर्स। देन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड आर सेट इन मोशन। ठीक है, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये मोशन में आ जाएंगी, उसके कारण एक फोर्स लगेगी, ड्यू टू विच a viscous force acts on the object. This is given as, this force is given by F equal to 6 pi eta VR। ये स्टोक्स लॉ का एक्सप्रेशन, ये है स्टेटमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है सपोज v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, रेडियस इसका r है, तो ये जो फोर्स होगी F, इट इज गोइंग टू बी 6 पाई ईटा इंटू VR। इस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की हेल्प से ऐसे बोलेंगे, लेट F is proportional to eta A, VB and RC। ठीक, therefore F is equal to K into eta A into VB into RC। इक्वेशन 1 बोल देंगे, K को बाद में 6 पाई पुट कर देंगे, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखो और ABC की वैल्यू फाइंड करो। अभी करना है लेकिन, राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बता दिया, m1 l-1 t-2, वेलोसिटी l1 t-2, l1 t-1 और रेडियस l1। फाइंड आउट द डायमेंशंस, फिर आप ABC का वैल्यू निकाल के यहाँ मुझे बताओ फाइनली A कितना आएगा, B कितना आएगा और C कितना आएगा। कर लिया, बेटा अगर आप दोनों तरफ के डायमेंशंस लिख के सॉल्व करो, आप कर लेना आप खुद ही, A भी 1 आएगा, B भी 1 आएगा और C भी 1 ही आएगा। देयरफॉर F कितना हो गया, K eta 1 V1 R1, which means that F is equal to
6 पाई ईटा वी आर। यहाँ के की वैल्यू कितनी है? बेटा ये जो फोर्स है याद रखो, ये एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। दिस इज ए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये फोर्स भी बढ़ेगी। सो ऑन दैट बेसिस एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी देखो, यही सॉलिड ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सपोज ये लिक्विड है और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग डाउन विद सर्टेन वेलोसिटी v, और इसकी डेंसिटी है रो और इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम वेलोसिटी v। अब नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो विस्कस फोर्स अभी जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस फोर्स भी बढ़ती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी with which an object moves down in a liquid। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब ये हुआ, अगर हम ग्राफिकली समझें इस चीज को, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, बॉडी नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों होगी वो मैं बताऊंगा। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। An object of density rho is moving down in a liquid of density sigma। कौन कौन सी फोर्सेस है बेटा? वेरियस फोर्सेस acting on the object are: number 1, weight W equals to mg, which is equal to 4/3 pi r cube rho into g। कहां से आ गया फॉर्मूला? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिंस हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। वेट इज इक्वल टू एम जी। इट इज डाउनवर्ड। दूसरी जो फोर्स है बेटा वो कौन सी है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा V इंटू आर। एक फोर्स और है, ये अपवर्ड है क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन है, और एक फोर्स और है, अभी आप लिखो नहीं पहले देखो। एक फोर्स और है जिसे बोलते हैं अपथ्रस्ट।
बायंट प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो वेट ऑफ द फ्लूइड हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, इंटू सिग्मा इंटू जी। समझ में आ गया क्या किया? ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया मास इंटू जी। तो मास कितना है? वॉल्यूम इंटू रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बायंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अप थ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। 9th क्लास में पढ़ा आपने, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहां पर भी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो है, ये है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये है वेट ऑफ द फ्लूइड। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, दो फोर्सेस देखो ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे। नीचे क्यों जा रहा था? क्योंकि वेट ज्यादा है। बट जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो ये एफ बढ़ रहा है, ये नोट कर लीजिए पहले। फिर क्या लिखा देखो उन्होंने, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर से कोई भी बॉडी नीचे जाती है वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, ये वाली फोर्स बढ़ रही है। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, द टोटल डाउनवर्ड फोर्स या टोटल अपवर्ड फोर्स becomes equal to the total। तब क्या होगा फिर? जब टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगी तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वो मोशन में था। पहले क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, अचानक से क्या हुआ, फोर्स जीरो हो गई, तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी थी वही रहेगी। बॉडी रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन देयर इज नो फोर्स। मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में रहती है, रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी रेस्ट में है तो रेस्ट में, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये नहीं बोलना कि फोर्स जीरो हो गई तो बॉडी रुक जाएगी, रुकती तब अगर पहले से रुकी होती तो। अब पहले से ही मोशन में थी, फोर्स जीरो हो गई, फोर्स जीरो हो गई तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, becomes then the object moves down with constant velocity, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आप टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लो। आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, एफ आपके पास है, यू आपके पास है, डब्ल्यू भी मैंने बताया आपको। इनको इक्वेट करो तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो एंड चेक करो कि ये वाला एक्सप्रेशन बनता है या नहीं। अभी करोगे लेकिन आप, ये है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको डिस्कस तो हम कल करेंगे, बट इन दोनों की वैल्यूज यहां पुट करके अभी कर लो। v का एक्सप्रेशन क्या है, तो उस v को ही vt बोल देना। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स विद यू। f और u का एक्सप्रेशन डालो, डायरेक्ट नहीं लिखेगा कोई भी आंसर ये वाला। ठीक है, चेक कर लो पहले, आप खुद करो, चेक करो ये आया या नहीं आया।